मुझे जवाब चाहिए। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और जवाब इस बात का कि जो तमाम लहरें कोरोना के वायरस की लगातार आ रही हैं, आखिर उन लहरों में क्या स्थिति आगे होने वाली है। क्या यह माना जाए कि जिस तीसरी लहर के बारे में तमाम विशेषज्ञ बात कर रहे हैं वो बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाली है, या फिर इसे एक महज अंदाजा हम समझे तमाम विशेषज्ञों की तरफ से, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम अब कुछ कम होता हुआ दिखने लगा है। केसों में कमी आई है, हालांकि मौतों की रफ्तार कम नहीं हुई है। इस बीच जानकार तीसरी लहर की आशंका जताने लगे हैं। कुछ विशेषज्ञ 6 महीने में तीसरी लहर आने का दावा कर रहे हैं, वहीं कुछ इसके वक्त को लेकर कंफर्म नहीं है। कुछ यह भी कह रहे हैं कि शायद तीसरी लहर आ गई है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान में जिस तरह से बच्चों में कोरोना के मामले बढ़े हैं वो चिंता बढ़ा रहे हैं। तीसरी लहर में बच्चों और किशोरों पर असर की आशंका जताई जा रही है। देश में करीब 47% आबादी 25 साल से कम उम्र की है और ये खतरे की जद में है। दूसरी लहर में देश के हेल्थ सिस्टम की पोल खुल चुकी है और ऐसे में सवाल ये कि तीसरी लहर में क्या होगा। सरकारें पहले से ज्यादा सचेत हैं, लेकिन हेल्थ सिस्टम बनने में वक्त लगता है। फिर कोरोना के साथ आ रही ब्लैक फंगस जैसी दूसरी बीमारियां भी चिंता की वजह बनी हुई हैं। टीकाकरण की धीमी रफ्तार मुश्किल बढ़ा सकती है। आज हम तीसरी लहर का खतरा कितना बड़ा हो सकता है और ग्राउंड पर आखिर तैयारी क्या चल रही है, हम किस तरीके से मुस्तैद हैं, इस पर अपने तमाम खास मेहमानों से बात करेंगे और यह भी जानेंगे अपने रिपोर्टरों के जरिए कि अलग अलग राज्य जहां से अब बच्चों में ये केस बढ़ते हुए दिख रहे हैं वहां पर क्या हालात है, तैयारी किस तरह से कर रहे हैं। क्या हम दूसरी लहर के आने के पहले जैसी हालत में अभी हैं या अब हम तमाम प्रयासों में संभल गए हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयान अब आपके सामने रख देते हैं कि तीसरी लहर को लेकर आखिर अलग अलग राज्य कितना ज्यादा संवेदनशील हैं और किस तरह की तैयारियां करने में लग गए हैं। वेव का पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है, तो हमारी पहली प्राथमिकता तो ये है कि वैक्सीन लग जाए। अगर वैक्सीन लग गई तो शायद तीसरी वेव ना आए। दूसरी तरफ खुदा ना खास्ता तीसरी वेव आती है तो हम उसकी सारी तैयारियां कर रहे हैं। कितने बेड जरूरत पड़ेगी, कितने और आईसीयू बनाने की जरूरत है, कितनी और ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन टैंकर खरीदने की जरूरत है, ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक बनाने की जरूरत है। ये सब तैयारियां वो भी साथ साथ चल रही है। थर्ड वेव के लिए अभी से हर मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सीएससीज में भी हम इसको फोकस कर रहे हैं। दूर दराज के लोगों को इस ना आना पर बहुत उनको समस्या ना होने पाए, इसके लिए इसको फोकस करते हुए अभी से इस अभियान को हम लोगों ने लिया है। जनता के सहयोग से स्थिति लगातार सुधर रही है और अब मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता के सहयोग से कोरोना पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। तैयारी की दृष्टि से तो पूरे प्रदेश के अंदर हमारे पूर्ण तैयारी थर्ड वेव के लिए भी है और हम लोग पीएचसी और सीएचसी तक भी पहुंच रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट अब केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में नहीं, बड़े शहरों तक ही नहीं, तो सीएचसी तक भी हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। और दवाइयों का किट भी टेस्टिंग के साथ साथ हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं। अभी हम दूसरी लहर से ही जूझ रहे हैं या दूसरी लहर चली गई है या फिर तीसरी लहर आने में कुछ वक्त बाकी है, लेकिन सबके बीच सबसे गंभीर बात यह है कि मौत का आंकड़ा कोरोना के मामलों में अभी भी करीब करीब 4000 के नजदीक है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 3700 से कुछ ज्यादा मौत के आंकड़े सामने आए, जो पिछले कुछ दिनों की पहले की बात अगर करें तो 4000 से ऊपर लगातार बने हुए थे। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, जो कि पीडियाट्रिक हैं, एम्स
से डॉक्टर हैं। साथ में हमारे साथ प्रोफेसर अनीता रमेश चंद्रा जुड़ेंगी जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इस पूरी लहर को लेकर, बच्चों के ऊपर खतरे को लेकर हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर जयसल शेठ हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक फोर्टिस मुंबई से जुड़ रहे हैं और उसके साथ हमारे साथ आर जयप्रकाश इस वक्त बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक और राजस्थान और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां से ऐसे मामले सामने आने लगे हैं जो कि चिंता बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले जयप्रकाश, मैं आपके पास ही आ रहा हूं क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो मामले हैं बच्चों के वो बढ़ते दिख रहे हैं, खासतौर पर कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। दुखद बात यह कि इससे अब से कुछ दिन पहले दिल्ली में 2 बच्चों की मौत की भी खबर आ चुकी है जो कि कोरोना ग्रसित थे। क्या यह माना जाए कि अब तीसरी लहर के लिए संकेत मिलने शुरू हो गए हैं? और जहां तक बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक प्रशासन, शासन किस तरह की तैयारियां कर रहा है? जयप्रकाश जी बिल्कुल, ये जब से कोरोना आया है एक कंफ्यूजन की एक स्टेट ऑफ माइंड में है, जिसमें अगर आप राज्य सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की भी बात करें। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आंकड़े देखा था मार्च से अब तक 2 महीने में 0 to 18 ईयर्स कैटेगरी जो है इसके अंदर पॉजिटिव केसेस जो है 90,000 के आसपास और 0 to 10 ईयर्स के 40,000 है और 10 to 14 ईयर्स के 30,000 है और 14 ईयर्स टू 18 ईयर्स का कैटेगरी में 20,000 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। जहां पर एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि थर्ड वेव में वल्नरेबल कैटेगरी जो है चिल्ड्रन को ज्यादा इफेक्ट करती है। ये आंकड़े अगर देखा जाए, कर्नाटक का स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ, 2.5 लाख पॉजिटिव केसेस आए हैं पिछले 2 महीने में। इसमें 40% ऑफ पॉजिटिविटी ये जुवेनाइल केसेस में पाया गया है। तो इसका क्या मतलब है? ये क्वेश्चंस रेज करता है कि क्या हम वैसे ही थर्ड वेव में आ चुके हैं? थर्ड वेव कैसे क्वालिफाई करते हैं? और ये रहा पॉजिटिव केसेस को लेके। अभी पीडियाट्रिक केयर में क्या कर रहे हैं? सरकार अभी भी जूझ रही है। दे आर ट्राइंग टू पुट अप फैसिलिटीज। अभी देखा जाए तो जो ब्लैक और व्हाइट फंगस की चैलेंज है उसको निभा रही है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का काफी हद तक अभी एक रेजोल्यूशन हो चुका है, सब्मिशन हो चुका है ऑक्सीजन एक्सप्रेस और यहाँ पे लोकली प्रोक्योर करने का। अब पीडियाट्रिक क्लिनिक्स अभी इसकी बात चर्चा में है। कल येदियुरप्पा जी जो माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटका के, इन्होंने एक हाई लेवल डेलीगेशन मीटिंग बुलाई थी जहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है कि थर्ड वेव के लिए कैसे प्रिपरेशन किया जाए। तो हर हॉस्पिटल में जहाँ पे कोविड ट्रीटमेंट चल रही है वहाँ पे एक पीडियाट्रिक केयर अलग से बनाया जा रहा है। एक पायलट बेसिस पे मैसूर में अभी बन रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे कि बेंगलोर में 6 ऐसे फैसिलिटीज होंगी जहाँ पे पीडियाट्रिक केयर होगा। ये ट्रायड सेंटर्स जो बन रहे हैं, 48 ऐसे ट्रायड सेंटर्स बेंगलोर में बन रहे हैं जहाँ पे फिल्टरिंग होता है पेशेंट्स का। वहां पर पीडियाट्रिक एक सेक्शन बन रहा है। एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि जहां तक पेरेंट्स पॉजिटिव है, इसीलिए इसी कारण की वजह से एक घर में पूरे 4 से 5 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। और ये स्पेसिफिकली बच्चों को लेके पॉजिटिविटी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिविटी माता पिता में आ गया है, इसीलिए बच्चों को भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये अभी फर्दर जांच की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, एनालिसिस की जरूरत है। लेकिन थर्ड वेव जो है अभी आ चुका है, कब आने वाले इसके ऊपर कोई अब तक एनालिसिस या क्वालिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है। जयप्रकाश, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और अक्सर जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं जयप्रकाश वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कब आने वाली है थर्ड वेव, उसका कुछ कंफर्म डाटा, कुछ बात कंफर्म कही नहीं जा सकती। लेकिन जो आपने बात कही कि 2.5 लाख मामले आ चुके हैं, उसमें 40% केसेस जुवेनाइल के हैं, यानी करीब 1 लाख मामले मैं कैलकुलेट कर सकता हूं जो कि जुवेनाइल के हैं। ये एक बड़ा नंबर है और ये इशारा देता है कि अगर थर्ड वेव में बच्चों के लिए बात हो रही है तो वो बात उसके ग्राउंड्स हैं। मैं ध्वज आर्य की तरफ जाऊंगा क्योंकि राजस्थान से भी इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ध्वज, राजस्थान में भी अलग अलग जिलों में, जयपुर हो, दौसा हो, अलवर हो, तमाम इलाकों से बच्चों में कोविड पॉजिटिव के केसेस बहुत ज्यादा सामने आने लगे हैं। क्या यह माना जाए कि राजस्थान में अब बच्चे सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव या कोरोना के शिकार हो सकते हैं? और फिलहाल जो गवर्नमेंट है, जो वहां का हेल्थ सिस्टम है, वो आपको क्या बता रहा है, स्वास्थ्य मंत्री क्या बता रहे हैं कि अभी किस
तरह से नजर रख रहे हैं और क्या तैयारियां हैं? देखिए, अब तक ये माना जा रहा था कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो कोविड से दूर हैं और कोविड का संक्रमण है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन कल तक जो आंकड़े आ रहे थे, राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और सीकर जिले में 850 जो मरीज हैं 18 साल से कम उम्र के मिले थे। और आज जो राजस्थान का दौसा जिला है, यहाँ पर भी चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। 350 मरीज हैं 18 साल से कम उम्र के बताए जा रहे हैं, वो निकल कर आ रहे हैं। हालांकि जो प्रशासन है उन्होंने पूरी तरीके से आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये माना जा रहा है कि राजस्थान में 1000 से ज्यादा 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और जो प्रशासन है, चिकित्सा विभाग है, इसको लेकर अब हरकत में आया है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो बड़े हॉस्पिटल हैं तो वहाँ छोटे बच्चों के लिए जो आईसीयू है उन्हें तैयार किया जाए। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और जो छोटे बच्चों के जो डॉक्टर हैं उन्हें जो है ये कहा गया है कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए उन्हें कोरोना को लेकर। तो ये तैयारियां फिलहाल अभी राजस्थान सरकार की तरफ से की जा रही हैं। ध्वज आप बने रहे। एक खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में कोरोना की जो दूसरी लहर है उसका कहर थमा नहीं है। तीसरी लहर की दस्तक ऐसा माना जा रहा है राजस्थान में आ चुकी है। जो आप बता रहे थे ध्वज, राजस्थान के दौसा की खबर जो आप बता रहे थे, करीब 341 बच्चे कोरोना की चपेट में हैं। सीकर की भी बात ध्वज आ रहा, जो आपने अभी हमारी जानकारी में दी, 1 मार्च 2021 से अब तक 18 साल से कम उम्र के 1757 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो राजस्थान के ये 2 जिले, सीकर की बात और साथ में दौसा की बात, इन दोनों जगह से जो जुवेनाइल हैं, जो 18 से कम के हैं, उनके मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। ध्वज, इन दोनों ही जिलों में क्या कोई खास इंतजाम किए जा रहे हैं और इनको देखते हुए राजस्थान के दूसरे जिलों में क्या तैयारियां शुरू कर दी गई? देखिए, कल तक 2 जिले थे जिसमें डूंगरपुर भी शामिल था, डूंगरपुर और सीकर। आज जो है दौसा इसमें शामिल हो चुका है। और इन तीनों जिलों के अंदर जो प्रशासन है, चिकित्सा विभाग है, सीएमएचओ स्तर पर तैयारियां की जा रही है। अस्पतालों पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अस्पतालों में पूरी तरीके से जो आईसीयू बेड हैं उन्हें पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है बच्चों के लिए। और बच्चों के जो डॉक्टर है उन्हें कॉल किया जा रहा है कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके साथ साथ में जो भी सीएमएचओ, तीनों जिलों के जो सीएमएचओ हैं उनसे चिकित्सा मंत्री लगातार संपर्क में। फिलहाल अभी जो है जमीनी स्तर पर ये जो तैयारियां है राजस्थान सरकार की तरफ से की जा रही हैं। और तीसरी लहर की ये आहट मानी जा सकती है कि अब छोटे बच्चे जो इससे बचे हुए थे वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो लगातार इस तरीके की जो केस निकल कर आ रहे हैं, दौसा की, जैसे कि मैंने आपको बताया, दौसा के 350 जो केस निकल कर आ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से जब हमने डॉक्टरों से बात की, सीएमएचओ से बात की, उन्होंने साफ तौर पर इसके बारे में जो है कहने से मना कर दिया। आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया, लेकिन जो सूत्र हैं, जो हमारे सूत्र हैं, विश्वसनीय सूत्र, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 350 बच्चे इसका शिकार हो चुके हैं। और उसके साथ साथ में ये आंकड़ा आज रात को जो ये शाम तक कोरोना की रिपोर्ट आएगी, इसमें और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो तैयारियां जो है पूरी करनी होंगी चिकित्सा विभाग को, राजस्थान सरकार को, क्योंकि ये आहट, ये अभी आहट है, लेकिन अगर ये विकराल रूप ले लेगी तो उसे संभालना काफी मुश्किल होगा। जिस आहट की जानकारी आप दे रहे हैं वो आहट वाकई एक बड़े खतरे का संकेत है और उम्मीद करेंगे कि इस तरह की स्थिति आने से पहले ही तमाम प्रयास, तमाम उपाय कर लिए जाए। बहुत शुक्रिया ध्वज आर्या, राजस्थान से तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और इस वक्त मेरे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर दीपक गुप्ता पीडियाट्रिक एम्स से मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर अनीता रमेश चंद्रा ऑन्कोलॉजिस्ट है मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और डॉक्टर जेसल शेठ सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक फोर्टिस मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए। आप तीनों का स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ एक ऐसी खबर भी है जो खबर हमारे तमाम वो लोग जिनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद वो आप लोग की बातों पर ज्यादा इस वक्त कान लगाकर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि आपसे मिल रही तमाम सलाहें उन्हें भी अपने बच्चों का ख्याल रखने में मदद करेंगी और भविष्य के लिए तैयार होने में भी मदद करेंगे। डॉक्टर दीपक गुप्ता, दूसरी लहर गई या नहीं, इस पर तमाम अलग अलग राय हो सकती हैं, लेकिन तीसरी लहर क्या महामारी का रूप ले लेगी? कब आएगी, कब तक आएगी, इस पर कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है, क्या यह माना जाए कि तीसरी लहर बच्चों के लिए वाकई खतरनाक है? देखिए, पहले तो हमें अपने अंदर से डर निकालना पड़ेगा। हमने ये देखा कि पहली लहर में काफी जो एल्डरली लोग थे वो अफेक्ट हुए, दूसरी लहर आई तो उसमें यंग पॉपुलेशन अफेक्ट हुई। तो बड़ा ही स्वाभाविक है ये सोचना कि बच्चे थर्ड वेव में अफेक्टेड हो गए। लेकिन जितने भी हमने अभी तक हमारे सामने आंकड़े आए हैं और जो हमने सीरोलॉजिकल सर्वेस करे हैं, उसको देख के यही नहीं लगता कि बच्चे एक्सक्लूसिवली थर्ड वेव में अफेक्ट हो गए।
नवंबर दिसंबर के अंदर हमारी सरकार ने कुछ सीरोलॉजिकल सर्वे करे थे। उसमें देखा गया कि तकरीबन 20% बच्चों के सैंपल सीरो पॉजिटिव पाए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके माध्यम से लोगों को कन्वे करना चाहता हूं कि प्लीज डू नॉट पैनिक। बच्चों में 90% बच्चों में इन्फेक्शन बहुत बहुत माइल्ड होता है, यहाँ तक कि पता ही नहीं चलता, क्योंकि बच्चों के अंदर अपनी इनहेरेंट इम्यूनिटी होती है। उनको बीसीजी के टीके, ओपीवी के, पोलियो के टीके, काफी सारे जो वैक्सीन लगते हैं, प्लस उनके अंदर कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जिसके कारण से बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन नहीं होता। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि थर्ड वेव में बच्चे ही इफेक्ट हो गए। अगर थर्ड वेव में ग्रोसली सभी एडल्ट्स अफेक्टेड हो गए तो उसके प्रोपोर्शनेटली बच्चे भी इफेक्ट हो गए। लेकिन इनफैक्ट कल ही हमारे पास 22 तारीख को इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने अपना एक वक्तव्य जारी करा है। उसमें बहुत क्लियरली मेंशन करा है कि बच्चों का ऐसा नहीं है कि थर्ड वेव में बच्चे ही इफेक्ट हो गए। जहां तक कि आपका ये सवाल था कि थर्ड वेव आ गई, सेकेंड वेव चली गई, ठीक है कि ये तो पेंडेमिक है। पेंडेमिक में कौन सी वेव कब आती है, कब जाती है, किसी को नहीं पता होता, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन अगर आप शहरों का देखिएगा तो ये जो वायरस है काफी सारे लोगों को एक साथ अफेक्ट करके उसमें काफी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन के अंदर हर्ड इम्यूनिटी दे देता है। अगर आप दिल्ली के केसेस देखिए, दिल्ली में केसेस बहुत कम हो गए, करीबन 250 से कम केसेस इस समय आ रहे हैं, 2.5% से भी कम पॉजिटिविटी आ रही है, जो 30% थी कुछ वक्त पहले। लेकिन डॉक्टर साहब अभी जो आपने बात की मैं उसी को यहीं जोड़ देता हूं। क्या आप यहां पर यह भी कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली हार्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ चुका है? बिल्कुल, क्योंकि लेकिन क्या होता है कि जो वायरस के जो वेरिएंट्स आ रहे हैं ना, जो वेरिएंट्स ऑफ वायरस आ रहे हैं तो उसमें वो काफी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ये काफी इवॉल्विंग डिसीज है। देखिए वक्त के साथ साथ थर्ड वेव डेफिनेटली आएगा। अगर आप यूरोप की बात करें, इटली, इंग्लैंड की बात करें, वो थर्ड वेव से ऑलरेडी निकलने वाले हैं जी। सब जगह रिलैक्सेशन शुरू हो चुका है। हमारी सेकेंड वेव कुछ राज्यों में खत्म हो चुकी है, कुछ राज्यों में अभी बची भी है। अगर आप कर्नाटक, तमिलनाडु की बात करें तो वो बची भी है। दिल्ली, महाराष्ट्र में खत्म हो चुकी, शहरों में खत्म हो रही है, लेकिन गांवों में इस समय जा रहे हैं। तो वायरस का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जिसको वो फॉलो कर रहा है। जहां तक कि आपका जो बच्चों का सवाल है, मैं एक स्ट्रांगली मैसेज देना चाहता हूं कि बच्चों में सिवियर डिसीज के चांसेस बहुत 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 कम होते हैं। इनफैक्ट 1000 टाइम्स एडल्ट्स में सिवियर डिसीज होती है, 1000 गुना, और बच्चों में बहुत बहुत कम होती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक बच्चे होते हैं, 20% तक के बच्चे एसिम्प्टोमेटिक यानी कि उनको खांसी जुकाम भी नहीं होगा, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का सबसे बड़ा दायित्व इसमें ये होना चाहिए कि 2 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनको कुछ एटिकेट्स, मास्क लगाने के एटिकेट्स, हाथ अपने धोने हैं, और आपको घर के अंदर रहना है। साथ में उनकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। कोई भी आदमी उनकी पढ़ाई के बारे में बातें नहीं कर रहा। हमें लगता है कि ये सबसे रिफॉर्मेटिव ईयर्स बच्चों की लाइफ के होते हैं। तो स्कूल अभी खुले नहीं है, तो हमें लगता है कि बच्चों को काफी सारी चीजों के बारे में पेरेंट्स को ज्ञान देना चाहिए। ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर, आपने तमाम बातें कही और हम भी अपने दर्शकों से यहां पर एक बात साफ कर दें कि इस तमाम चर्चा का उद्देश्य ये नहीं है कि आप डर के कारण ढूंढने बैठ जाएं। केवल आपको जागरूक करना है कि जो वेव है, जो सेकंड वेव है या थर्ड वेव है, ये कब आएगी या कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, एक्सपर्ट भी इस बारे में कंफर्म नहीं कह पा रहे हैं। लिहाजा पॉजिटिव रहें। और डॉक्टर दीपक गुप्ता का जो कहना है उस हिसाब से बच्चों में 1000 गुना कम चांसेस है। ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि तीसरी वेव बच्चों के लिए बहुत ज्यादा और केवल बच्चों के लिए ही खतरनाक होने वाली है। मेरे साथ प्रोफेसर अनीता रमेश चंद्रा भी इस वक्त जुड़ी हुई है। डॉक्टर दीपक गुप्ता ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर अनीता रमेश चंद्रा भी। डॉक्टर साहब ने यह बात कही, डॉक्टर दीपक गुप्ता ने, कि वायरस के जो वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। ये वायरस कब जाएगा, हमेशा बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, या इसके साथ और भी कोई दूसरी चीज यहां पर आ जाएगी। इस हालत में ये वायरस कितनी बड़ी चुनौती है अब की स्टेज में, जब हम देख रहे हैं कि हमारे देश में अभी भी 2.5 लाख के करीब मामले आ रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि 3700 से ज्यादा लोगों की अभी भी मौत हो रही है। उस लिहाज से जब बहुत सारी खबरें ये निकल कर आती हैं कि जब इसकी तीसरी वेव आएगी तो अब बच्चों के ऊपर असर डाल सकती है। यस, ये जो है हमारा वायरस, इट्स अ नेचुरल स्टोरी ऑफ द वायरस। क्या होता है, में म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन में जेनेटिक जो वायरस अंदर होते हैं वो बदलते हैं। कभी सिंगल म्यूटेशन होता है, कभी डबल म्यूटेशन होता है, कभी म्यूटेशन हो सकता है।
कभी कभी क्या होता है, ये म्यूटेशन अच्छे के लिए है, कुछ नहीं होता, वायरस इन्फेक्शन आता है, मामूली बुखार जुकाम ठीक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो म्यूटेशन है खतरनाक हो जाते हैं, जैसे इस बार सेकेंड वेव में हुआ। स्पाइक प्रोटीन बहुत तेजी से विरुलेंट है, हमारा शरीर में आ रहे हैं, बुखार कर रहा है। अब स्कैन देखिए, 3 से 5 दिन के अंदर स्कैन में दिखाई दे रहा है दोनों तरह फैल चुके हैं वायरल न्यूमोनिया। तो म्यूटेशन के वजह से हम कितना एग्रेसिव है वायरस वो पता चलता है। सो ये नेचुरल स्टोरी है, वो हमारे हाथ में नहीं है, किसी का हाथ में नहीं है। इस बार वायरस काफी विरुलेंट हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इसके बाद भी म्यूटेशन चलते रहेगा। कभी कभी होता है, जैसे हम लोग 1918 में देखा है स्वाइन फ्लू में। स्वाइन फ्लू काफी देर तक मेनी इयर्स इसका स्पाइक होता था, और एक बार आता था, दूसरा पैटर्न आता था, बिकॉज द वायरस वाज म्यूटेटिंग। सिमिलरली एज ऑन टुडे 6 महीना बाद क्या होने वाला है हमको पता नहीं है। क्या म्यूटेशन होने वाला है वो भी पता नहीं है। क्या तेजी से ये बीमारी बढ़ेगा उसको भी पता नहीं है। हम लोग जस्ट एप्रीहेंशन है, प्रेडिक्शन है, आ सकता है, बिकॉज दूसरे कंट्रीज में आ चुके हैं और इंडिया में भी आएगा। सोचते हैं कि बिकॉज वी आर नॉट वैक्सीनेटिंग द चिल्ड्रन, मे भी बच्चों को बहुत तेज से ये वायरस इफेक्ट होगा, बट इट इज ऑल अजम्पशन, नो कंफर्मेशन। इस सेकेंड वेव में दिखाई दे रहा है बच्चों को ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए हम थोड़ा बहुत डर हुए हैं, बट वी डू नॉट नो द फ्यूचर। आपने जो क्वेश्चन किया है कि कितना देर रहेगा, कितना तेज, वी डोंट नो। क्या कब जाएगा, कब वापस आएगा, कितना वेव होगा, कितना साल रहेगा, किसको होगा, वी डू नॉट नो। ओनली हमको वेट करना है जानने के लिए, रिसर्च एंड साइंस हमको बताएंगे, बट हम आदमी होकर के वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। यस, बच्चों को अभी इफेक्ट नहीं हुआ, वी आर थिंकिंग माइट गेट इफेक्टेड। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम दर्शकों को बोलना चाहते हैं, डोंट लीव, दैट्स द बेस्ट ट्रीटमेंट। क्योंकि हम लोग वैक्सीन, नेक्स्ट इज वैक्सीन। यस, वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिलता है, बट आपको 80 से 70%, इसके ज्यादा 100% वो नहीं देता है। उस पर भी बात करेंगे प्रोफेसर अनीता रमेश चंद्रा, हम उस पर भी बात करेंगे। अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद में डॉक्टर जेसल सेठ आपसे भी शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं बच्चों को लेकर बात कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं पेरेंट्स के कि बच्चों को लेकर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं शुरुआत आपसे इस सवाल से करूंगा कि किस तरह के लक्षण, किस तरह के सिम्टम्स अगर बच्चों में दिखने शुरू हो जाते हैं तो यह समझा जाए कि अब बच्चों को प्रॉपर केयर की जरूरत आ गई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तो हम बात कर रहे हैं कोरोना के मामलों के चलते तीसरी लहर की, जिस तीसरी लहर के इस वक्त इस तीसरी लहर को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकती है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक गुप्ता जुड़े हुए हैं, पीडियाट्रिक हैं एम्स से। हमारे साथ प्रोफेसर अनीता रमेश चंद्रा ऑन्कोलॉजिस्ट जुड़े हैं, डॉक्टर जेसल सेठ सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस मुंबई जुड़े हुए, इनके पास जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। याद रखना है कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य और रूप बदलने वाले एक धूर्त किस्म के दुश्मन के खिलाफ है। इस लड़ाई में हमें कोरोना से अपने बच्चों को भी बचाकर रखना है, उनके लिए भी विशेष तैयारी करनी है। मैं अभी पिछले दिनों यूपी के अधिकारियों से बात कर रहा था, तो आपके मुख्य सचिव ने, तिवारी जी ने बहुत विस्तार से मुझे बताया कि उन्होंने पीडियाट्रिक के लिए बच्चों को अगर कोरोना होता है क्या क्या करना चाहिए, पूरी व्यवस्था विकसित की। और काफी अच्छा लगा मुझे कि वेल इन एडवांस प्रोडक्टिवली उत्तर प्रदेश सरकार इस पर काम कर रही है। तो तीनों खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिन पर हम बच्चों को लेकर बच्चों के ऊपर किस तरह का असर पड़ सकता है और क्या हमको क्या तैयारियां करनी चाहिए जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जेसल सेठ से मैंने ब्रेक के पहले बात की थी, और डॉक्टर जेसल सेठ, बच्चों में किस तरह के लक्षण आपको लगता है कि चिंता बढ़ाने वाले हो सकते हैं? और तीसरी लहर जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी बात कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हम सबको तैयार रहने की जरूरत है, जिस तरह से अब तक स्थिति रही है। हालांकि दूसरी वेव की भी हम प्रेडिक्शन भले रही हूं, लेकिन उस तरह की तैयारी नहीं थी, लिहाजा हमें मानकर चलना चाहिए कि तीसरी वेव खतरनाक आएगी, बच्चों के ऊपर प्रभावी हो सकती है। बच्चों के ऊपर किस तरह के लक्षणों की हमें चेत जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए?
जी थैंक यू। सो बेसिकली यस, थर्ड वेव आ सकता है जैसे सब एक्सपर्ट ने बताया है, और अगर आता है तो हमें उसके लिए तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि पीडियाट्रिक्स में बच्चों में एंग्जाइटी लेवल अलग लेवल का होता है और उसके साथ जो लॉजिस्टिक्स है वो भी अलग लेवल के होते हैं, एक्सपर्टाइज है वो अलग टाइप की चाहिए, तो उसके लिए प्रिपेयर करके रखना कोई हर्ज नहीं है। अब जो होगा वो तो आने वाले कल में ही पता चलेगा, और कहाँ पे ज्यादा होगा कम होगा और समय के साथ ही पता चलेगा। अब बच्चों में अगर वार्निंग साइन की बात करें तो बच्चों में दो टाइप की जो क्रिटिकल इलनेस है वो हो सकती है। एक है जो है सबसे पहले 2 हफ्ते में, जहाँ पे बड़ों की तरह एडल्ट कोविड होता है, जहाँ पे बच्चों को भी न्यूमोनिया होता है, ऑक्सीजन के लेवल्स कम हो सकते हैं, उनका ब्रीदिंग फास्ट हो सकता है, जान पे खतरा आ सकता है, उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जैसे डॉक्टर गुप्ता ने पहले बताया, अगर हम 100 चिल्ड्रन की बात करें जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें से ओनली 5% होते हैं जिनको मॉडरेट डिजीज होता है, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और लेस देन 1% होते हैं जो इतने क्रिटिकल होते हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, और इनके लिए पर्टिकुलरली कोविड आईसीयू की जरूरत पड़ती है। सो अगर वार्निंग साइंस देखे, क्योंकि 90% जो बच्चे हैं वो घर पे ही मैनेज हो सकते हैं, होम क्वारंटाइन में मैनेज हो सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी रिसोर्सेस है उसको बड़े ध्यान से यूज करें, उनको ही दिए जाए जो उनको जरूरत है, और पेरेंट्स को भी बिल्कुल ये आगवा रहना है कि कौन से वार्निंग साइन है जहाँ पे उनको बच्चों को एडमिट करना पड़ेगा और वो तुरंत हॉस्पिटल पे पहुंच जाए। तो वार्निंग साइन की बात करें तो छोटे बच्चे जो ओरल लिक्विड्स कम लेते हैं, जिनका फीवर हाई ग्रेड होता है, जैसे 102, 103 बोले, बार बार कफ आना, अनकंफर्टेबल होना, बहुत ढीला पड़ जाना, बेड से नहीं उठना, ब्रीदिंग फास्ट होना, यूरिन का कलर डार्क येलो हो जाता है, या फिर कुछ भी अनयूजुअल बिहेवियर अगर उसमें देखा जाए, कहीं पे शरीर पे रेशेस बनना चालू हो जाए, या फिर बच्चों के जो हाथ पैर है वो एकदम ठंडे हो जाए, शरीर में अलग अलग प्रकार की गांठें दिखनी चालू हो जाए, अगर ऐसे कोई भी चिन्ह अगर बच्चों में देखी जाए तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को तुरंत नजदीक के कोविड इमरजेंसी रूम में लेके जाना चाहिए, जहाँ पे डॉक्टर फिजिकली बच्चों को एसेस कर पाए और उसको ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है कि नहीं वो चेक कर पाए। डॉक्टर जी बोलिए। बच्चों में भी ऑक्सीजन के लेवल्स आप चेक कर सकते हैं। बच्चे वैसे भी खेलते कूदते रहते हैं, तो उनको ऐसा 6 मिनट्स एक्सरसाइज जैसा नहीं रहता है, थोड़ा सा घूम घामने के बाद में उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करके उसका मॉनिटरिंग घर पे कर सकते हैं। सो नॉर्मली अभी जो सेकंड वेव है, हमने देखा है कि फर्स्ट वेव की कंपैरिजन में सेकंड वेव में ज्यादा बच्चों को एडमिट करना पड़ा है। उनके जो सिटी स्कैन है वो मतलब एडल्ट जैसे दिखते हैं, उनको भी रेमडेसिविर देना पड़ रहा है। कुछ बच्चों को डायबिटीज हुआ है, पहली बार डायग्नोस हुआ है, कुछ बच्चों को अपेंडिक्स परफोरेट हुआ है, ऐसे अलग अलग एटिपिकल प्रेजेंटेशंस भी हमने देखे हुए हैं। लेकिन ये साथ में ये भी जरूरी है कि सब पेरेंट्स याद रखें कि खाली ये 5% बच्चे हैं, 90 to 95% बच्चे हैं जो आराम से होम क्वारंटाइन में घर पे मैनेज हो सकते हैं। तो पीडियाट्रिशियन की तरह बच्चों को भी पीडियाट्रिशियन की तरह एडल्ट्स को, पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना है कि वार्निंग साइंस क्या है, ताकि पैनिक ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम उनको पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाए और अगर जरूरत पड़े तो एडमिट कर पाए। 95% बच्चे ऐसे हैं जो कि घर पर ही ठीक हो सकते हैं। मेरे दर्शकों के लिए डॉक्टर जेसल शेठ की यह सलाह है और इस पर घबराएं नहीं। 5% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आपको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। जो भी वार्निंग साइंस उन्होंने बताया, जिसमें कहा कि पैरों में गांठे जैसी दिखने लगे, या फिर उन बच्चों की सांसें तेजी से चलने लगे, या वो बच्चा बिस्तर से उठे ही ना, या यूरिन का कलर उसका बदल जाए, ये कुछ एक सिम्टम्स हैं। आप इस प्रोग्राम को लगातार देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी जाके देखें तो आपको तमाम चीजें पता चलती रहेंगी और इस स्थिति में डॉक्टर के पास तुरंत ले जाएं। लेकिन डॉक्टर जेसल सेठ, आपने ये लगातार ये बात जो कही बच्चों के सिम्टम्स को लेकर, और इससे पहले डॉक्टर दीपक गुप्ता ने एक बात कही थी कि बच्चे बड़ों को इन्फेक्ट कर सकते हैं और बड़ों में कहीं ज्यादा तेजी से ये कोविड-19 का वायरस फैलता है। तो फिर जो घर में बड़े हैं वो इन बच्चों की देखभाल किस तरीके से करें, क्योंकि वो तो उनके साथ ही रहेंगे, बच्चे उनसे दूर हो नहीं सकते। तो बड़ों के लिए क्या सलाह होगी ऐसे बच्चों के लिए?
जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बताया है, फर्स्ट वेव ने हमने क्या देखा कि पहले पेरेंट्स अफेक्ट हो रहे थे और उसकी वजह से जब घर में बाकी के सब लोग इन्फेक्ट हो रहे थे तब बच्चों को इन्फेक्शन लग रहा था। इस बार जो हमने मुंबई में देखा है कि सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, वर्किंग पेरेंट्स नहीं अफेक्ट हो रहे बट ग्रैंड पेरेंट्स हो रहे हैं। बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं, वहां से वो इन्फेक्शन उनको होता है और फिर वो पेरेंट्स को इन्फेक्ट करते हैं। सो अल्टीमेटली कैसा है कि इतना इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा भी किसी को भी घर में खांसी आता है, सर्दी आता है, फीवरिश लगता है, ढीला लगता है, अनयूजुअल लगता है, ऐसा किसी को भी लगता है, बड़ा या बच्चा, जिसको लगता है कि हम बीमार जैसा फील हो रहा है, शायद ये बढ़ेगा या फीवर आएगा, ऐसा अगर कोई सिम्टम आता है तो घर में सब लोग मास्क पहन के रहे जितना हो सके उतना। और जब टोडलर होते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं, नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि बड़े लोग मास्क पहन के रहे और उसके साथ में हो सके उतने लोग आइसोलेट हो जाए। क्योंकि कभी कैसा है कि घर में 6 लोग हैं, अगर 4 लोगों को कोविड है तो 2 लोगों को कोविड नहीं, उनको क्वारंटाइन होना जरूरी है। सो वो एक लॉजिस्टिक होती है जो इंडियन फैमिली, पर्टिकुलरली जो जॉइंट फैमिली है, उसमें उसको खुद ही देखना है। पर जितना एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखे, अलग रूम में रहे, पूरा टाइम मास्क पहन के रखे, घर की विंडोज और फैंस को चालू रखे, इतने छोटे छोटे अगर चीजें वो करते हैं तो वो प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर जो जिनके घर बड़े हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मेट्रो सिटीज की बात करें, जब घर बहुत छोटे होते हैं तो उस केस में जितना हो सके उतना दूर रहिए, 6 फीट का डिस्टेंस बनाइए और मास्क पहन के रखिए। बच्चों को मास्क पहना के रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उसको पहले से मतलब हम लोग तैयार करते हैं कि अगर ऐसा हो गया, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, थोड़े गेम्स खेल सकते हैं, बट उनको प्रिपेयर करना जरूरी है। 14 महीने से 15 महीने से बच्चे घर में ही हैं, वो पक गए हैं। इस बार हम लोग इतना सारा साइकोलॉजिकल इश्यू बच्चों में देख रहे हैं। अच्छे बच्चे होते हैं जो स्कॉलर्स होते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे, फिजिकल स्पोर्ट्स नहीं है, ओबेसिटी बच्चों में बढ़ रही है, कॉन्स्टिपेशन, अलग अलग टाइप के लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स है वो उसका भी परसेंटेज बच्चों में बढ़ रहा है। हमें एग्जैक्टली हमने स्टडी नहीं किया, हमें मालूम नहीं है, पर जो हम एक ओपीडी का पैटर्न देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग डिप्रेशन, एंजाइटी बच्चों में आ रही है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बच्चों को घर में बंद करके रखे। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट राइट। एक मरने के डर से हम 2 साल 4 साल अगर घर में ही सबको लॉक करके रखेंगे तो सब लोग को कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यू होने ही वाला है। तो ये बार बार आपके थ्रू, अलग अलग डिजिटल मीडिया के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू हम ये बार बार बच्चों को एजुकेट करें कि मास्क इज द वैक्सीन। वैक्सीन लिखे तो भी मास्क पहन के ठीक है, ठीक है डॉक्टर जेशल सेठ, मास्क वैक्सीन है, वैक्सीन मास्क को वैक्सीन की तरह समझ कर रखा जाए और बच्चों को इस तरह से बंद करके रखना भी, ये भी अलग, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कई तरह के डिसऑर्डर्स को जन्म दे रहा होगा। डॉक्टर दीपक गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपक गुप्ता, मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां डॉक्टर जेशल सेठ ने अपनी बात रोकी है। बच्चे घर में बंद हैं, एक अलग तरह के ट्रॉमा में हैं। एक पीडियाट्रिशियन ही बेहतर समझ सकता है कि बच्चे इस दौरान किस तरह के अपने अंदर डिसऑर्डर्स डेवलप कर रहे होंगे। और इसमें एक नाम मेरे पास आया है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का भी। क्या ये कॉमन है इस वक्त? क्या ये उन बच्चों में देखी जा रही है जिन पे कोविड का असर है? और क्या उन बच्चों को करना चाहिए, उनके माँ बाप को, जिनके बच्चे कई लंबे वक्त से घर में बंद हैं? देखिए, पहले तो जो MSIC जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, ये बहुत अनकॉमन है। ये तकरीबन 10 से 12 बच्चों में, हर 1 लाख बच्चों में देखा जाता है। तो इसकी इंसिडेंस बहुत अनकॉमन है और ये आमतौर पे बीमारी के 2 से 6 हफ्ते के बाद में होता है, इमीडिएटली नहीं होता। और इनफैक्ट जब किसी बच्चे को ये MSIC का होता है तब वो बच्चा नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है, यानी कि वो पेरेंट्स या किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इलाज संभव है। हमारे पास IVIG, स्टीरॉयड, सिपेरिन प्लस और भी हमारे पास प्रोटोकॉल्स इन प्लेस है जो इलाज हो सकता है। जहां तक कि डॉक्टर जेसल ने बताया, मैं 2 चीजें आपको जरूर उसमें ऐड करना चाहूंगा। एक, छोटा बच्चा जो 5 साल से ऊपर है, उसमें WHO की रिकमेंडेशन है, उसको आप मास्क पहना सकते हो, पहली बात। दूसरा, वैक्सीनेशन का बहुत हमारे देश में हाइप बना के रखा हुआ है छोटे बच्चों के लिए। प्लीज, I want to make it very clear, yes, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 6 महीनों से ऊपर के, more than 6 months के बच्चों पे ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन वो फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन का चल रहा है। और 12 साल से जो ऊपर बच्चे हैं उनका ऑलरेडी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया। अब हमारे पास जो वैक्सीन है वो कंप्लीटली डिफरेंट वैक्सीन है। एक आपकी इनएक्टिवेटेड किल वायरस वैक्सीन है, एक आपकी वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इन पे कोई भी स्टडी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो एम्स में हम लोग, आई थिंक विद इन नेक्स्ट 1 वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टडी
और आप ये मान के चलिए बच्चों का वैक्सीनेशन अगले साल जनवरी से पहले शुरू नहीं हो पाएगा। उससे पहले मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने बच्चों का ध्यान रखिए, मास्क पहना के रखिएगा, और जहां तक कि उनकी एजुकेशन का सवाल है, जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक उन बच्चों को कम से कम उनका कंप्यूटर में जो स्क्रीन टाइम है उसको थोड़ा सा कम कीजिएगा, बच्चों के साथ खेलिएगा, और जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उनका डेवलपमेंट आप घर में कर सकते हैं एज पेरेंट, वो आप करते रहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का डेवलपमेंट करते रहें, वो जरूर करते रहिएगा, बच्चों में एक्टिविटीज होगी। लेकिन डॉक्टर दीपक गुप्ता, ये मजबूरी है आज के दौर की कि अगर बच्चों को पढ़ाई करनी है तो उनके पास ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन का ही ऑप्शन बचा है, और उस हालत में बच्चे मजबूरी में स्क्रीन के सामने जा रहे हैं, और इसी के चलते शायद बच्चे कई जगह कई ऐसे डिसऑर्डर्स डेवलप कर रहे होंगे जिसके बारे में बेहतर आप ज्यादा समझ पाएंगे। प्रोफेसर अनीता रमेश चंद्रा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर अनीता रमेश चंद्रा, क्या मैं इस बात को सामने रख सकता हूं, या मेरा ये कहना कुछ जल्दबाजी भी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों ने बात भी सामने रखी है कि क्या बच्चों में, जिन बच्चों में कोरोना का असर देखा गया है, देखा जा रहा है, या अभी जो मामले दर्ज हो रहे हैं राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक से, क्या जो ब्लैक फंगल यानी म्यूकर माइकोसिस की बात करें या फिर व्हाइट फंगल ये जो कैंडिडोसिस की बात करें, क्या उनमें इस तरह के भी असर आ सकते हैं इस तीसरी लहर के पहले या तीसरी लहर के दौरान, अगर हम उम्मीद करें सितंबर अक्टूबर के करीब अगर इसका असर होता है तो? यस, जो कुछ बच्चा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जैसे हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आई ट्रीट ऑल्सो पीडियाट्रिक केसेस फॉर द कैंसर। तो ये जो कैंसर का मरीज है, अभी इलाज चल रहा है बच्चों के लिए, इसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, सो दे आर वेरी ससेप्टेबल। कुछ बच्चे हैं काफी दिन से स्टेरॉइड देना पड़ता है, वन ऑफ देम इज वीजिंग, स्मॉल डोज ऑफ स्टेरॉइड, और एनी अदर वैस्कुलर डिसऑर्डर्स और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए हम लोग स्टेरॉइड देते हैं। दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन इज वेरी वनरेबल। उसके साथ साथ जिस कोविड बच्चा को मॉडरेट से सीवियर कोविड अफेक्शन हुआ है और उसके वजह से बच्चा पीडियाट्रिक आईसीयू में भर्ती है, और उसके वजह से आपको जो मैनुअल वेंटिलेटर के साथ व्हेन ऑक्सीजन इज गोइंग थ्रू वाटर वो देना है। और आपने हमारा कोलीग भी बताया आपको, अभी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर, काफी बच्चे ओबेस होते हैं, ओबेसिटी से डायबिटीज भी होते हैं, ब्लड शुगर उनको बचपन से ही ज्यादा है। So this particular section of children, ये सब बच्चों को जिसका हाई ब्लड शुगर पहले से है और ट्रीटमेंट करने के समय ब्लड शुगर स्टेज से बढ़ गया है आईसीयू में, उसके साथ साथ जो बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे हमारा पेशेंट पीडियाट्रिक कैंसर पेशेंट्स, और उसके साथ साथ अदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चा, ये पांचों जो हम कैटेगरी बताए हैं, इस कैटेगरी में सब बच्चे को थोड़ा व्हाट टू से वनरेबल, दे आर मोर, they can easily get the infection. तो क्या होता है कोविड वायरस के इन्फेक्शन के समय कि जब आप आईसीयू से वापस लौट आए, काफी देर तक 10 से 12 दिन तक स्टेरॉइड चला है, अनकंट्रोल ब्लड शुगर, और वो वेंटिलेटर का पानी जब ऑक्सीजन से आ रहे हैं, उसके साथ साथ एक ब्लैक फंगस विच इज कॉल्ड म्यूकर माइकोसिस, ये पहले हमारे बॉडी पे था, हम लोग कैंसर स्पेशलिस्ट काफी ट्रीट कर चुके हैं, पर उतना ज्यादा नहीं था। पर इसी समय क्या हुआ, जब कोविड का पेशेंट में अनकंट्रोल शुगर एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट एंड वो वेंटिलेटर का वो जो वाटर फ्रॉम द ऑक्सीजन, इसके साथ साथ हमारा म्यूकर माइकोसिस, वो क्या होता है कि आंख में दर्द होता है, कान में भी दर्द होता है, नाक से ब्लैक कलर पानी निकलता है, एक चीक के ऊपर कालापन हो जाता है, दर्द होता है, सूजन होता है, दांत भी निकल आता है, और तेज बुखार होता है। तो इसी भी हो सकता है, अभी तक ओनली फ्यू केसेस ऑफ म्यूकर माइकोसिस चिल्ड्रन में दिखाई दिया, उतना नहीं दिखाई दिया, बट बाद में भी हो सकते हैं अगर हम लोग सही ढंग से ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं किए हैं, और वी हैव टू ऑल्सो जुडिशियसली यूज द स्टेरॉइड। माइल्ड इन्फेक्शन में स्टेरॉइड देना जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं देना है, और मॉडरेट एंड सीवियर इन्फेक्शन में देना है, उसका भी डोज फिक्स हो गया 6 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं देना है, 10 से 12 दिन तक देना है, और उसके बाद ऑक्सीजन का वाटर कंटेंट देख लीजिए, अवेयरनेस चाहिए हमारा सबके अंदर, एंड वी हैव टू गेट द मेडिसिन। अभी एसओपी बन चुका है इंडिया में, एंड सो दैट हम लोग कैसे सही ढंग से इलाज को ट्रीट करें। ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर जयसल सेठ इस वक्त हैं। डॉक्टर जयसल सेठ, मेरे लास्ट कमेंट एक आपसे अभी ले लेता हूं क्योंकि मेरे पास अब समय कम है। लोग तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, थर्ड सेकंड वेव के बारे में भी एंटिसिपेशन था, लोग मान नहीं रहे थे लेकिन वो आई। अभी लोगों के लिए क्या आप सलाह देंगी? लोगों को कितने वक्त तक एकदम अटेंटिव रहना होगा? ये सेकंड वेव खत्म हो रही
रही है, नहीं हो रही है? मेरे पास कई सवाल इसी से जुड़े हुए आ रहे हैं। तो क्या माना जाए, क्या इस साल के लास्ट तक या इस साल के अभी 3-4 महीनों के अंदर अंदर क्या हम थर्ड वेव की उम्मीद कर सकते हैं? मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं पेरेंट भी हूँ। मैं इतना मैसेज देना चाहूंगी कि इट इज बेटर टू प्रिवेंट देन कॉम्प्लिकेटेड मैनेज लेटर। जी। सो जो चीज प्रिवेंट हो सकती है उसको प्रिवेंट करना चाहिए। वी शुड नॉट लर्न इट इन ए हार्ड वे बाय सफरिंग एंड देन सर्वाइविंग इट। तो सब पेरेंट्स से मेरी यही सलाह रहेंगी कि प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि वो प्रिवेंटेबल है। सफरिंग कम होगा, पैसे नहीं खर्च होंगे, डर बहुत आसानी से डॉक्टर जेशल सेठ हम यही कह सकते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उम्मीद मत लगाइए, सोचिए मत, अभी से प्रिवेंशन यानी सावधानी रखनी शुरू कर दीजिए। आप तीनों खास डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास बात